हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये है एनसीईआरटी के नोट्स कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक हिंदी के। तो आने वाली जो एलडी भर्ती परीक्षा है उसके लिए यहाँ पर अभ्यास प्रश्नोत्तर का संग्रह किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे जो कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक है एनसीईआरटी की आरोह भाग 2, उसका ये पहला पाठ है। और इसमें आप पढ़ेंगे काव्य खंड से संबंधित जो यहाँ पर कवि हैं उनका परिचय, और साथ ही पाठ में अगर कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है तो उसका भी यहाँ पर संग्रह किया गया है। तो आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए उम्मीद करता हूँ काफ़ी ये लाभदायक हो सकता है वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि जो भी यहाँ पर नए व्यूअर्स हैं तो वे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो से संबंधित या किसी प्रश्न से संबंधित कोई भी विचार हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 का पार्ट 1। तो फ्रेंड्स, आरोह भाग 2 कक्षा 12 की जो पाठ्यपुस्तक है, पहला इसका जो अध्याय है उसका नाम है आत्म परिचय। किसने लिखा है? श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने, जो कि महानायक अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। आइए जानते हैं हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। पहला है, सबसे पहले तो देखिए आपको ये बता दें कि ये कविता किस संग्रह से ली गई है। तो आत्म परिचय कविता किस संग्रह से है? तो ये ली गई है निशा निमंत्रण से। कई बार पूछे जाते हैं संग्रह के बारे में। तो आत्म परिचय किससे है? निशा निमंत्रण से। दूसरा, हरिवंश राय बच्चन का जन्म। तो देखिए इनका जन्म कब हुआ? सन 1907 में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। ध्यान दीजिएगा, सन 1907 में। देखिए कई बार क्या होता है, कुछ कवि कवयित्री उनका जो जन्म वर्ष होता है समान होता है, तो इससे भी आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। तो सन 1907 में ही महान कवयित्री जो थी महादेवी वर्मा जी छायावाद की, उनका भी जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं। तो देखिए कई प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। प्रसिद्ध मधुशाला 1935 में प्रकाशित, मधुबाला 1938, मधु कलश 1938। तो देखिए मधु मधु आया है सब में। अगला है निशा निमंत्रण, जिससे ये आपकी आत्म परिचय कविता ली गई है। एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये सभी इनके काव्य संग्रह है। इसके अलावा हरिवंश राय जी की आत्मकथा कितने भागों में है? देखिए इनकी आत्मकथा है 4 भागों में। कौन कौन से हैं? पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा है बसेरे से दूर, और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है इनकी आत्मकथा, इसको भी आप याद कर लीजिएगा और चारों इसके क्रम से भी याद कर लीजिएगा। 5वां प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है। हरिवंश राय बच्चन ने किनका अनुवाद किया? तो इन्होंने हेमलेट, जनगीता और मैकबेथ का अनुवाद किया था। छठा प्रश्न महत्वपूर्ण है। हरिवंश राय जी की डायरी रचना कौन सी है? तो इनकी है प्रवासी की डायरी। 7वां, बच्चन जी का पूरा वाङ्मय किस नाम से कितने खंडों में है? तो इनका जो पूरा वाङ्मय है, साहित्य है, वो बच्चन ग्रंथावली नाम से 10 खंडों में है। अगला, हरिवंश राय बच्चन का दर्शन क्या है? तो इनका जो दर्शन है उसका है नाम हलावाद। 9वां, किस कृति पर बच्चन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो कृति थी दो चट्टानें 1968 में। 10वां, सर्वप्रथम सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया? तो देखिए जो सरस्वती सम्मान था सबसे पहले मिला हरिवंश राय बच्चन जी को, इनकी आत्मकथा के लिए। आत्मकथा कितने भागों में है? 4 भागों में। और कब? सन 1991 में ये पुरस्कार मिला। अब देखिए पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर संग्रहित किए गए हैं। जैसे देखिए कुछ मिलती जुलती नाम की कुछ रचनाएं होती हैं, कविताएं होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे आत्म परिचय तो आप इस अध्याय में पढ़ा, तो वो है हरिवंश राय बच्चन जी की। इसके अलावा एनसीईआरटी में ही है आत्मकथ्य कविता, जो लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने। छायावाद के जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी, कामायनी बहुत प्रसिद्ध है इनकी रचना। 12वां है मधुशाला पर किस मध्यकालीन फारसी कवि की जैसी शैली दिखाई देती है? तो वो दिखाई देती है जो मध्यकालीन कवि हैं फारसी कवि प्रसिद्ध उमर खयाम जी। दूसरा अध्याय है पतंग, जिसे लिखा है आलोक धनवा ने। जन्म हुआ था इनका सन 1948 में।
कब हुआ था? सन 1948 में। आइए जानते हैं आलोक धनवा के बारे में। आलोक धनवा का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था बिहार के मुंगेर में। दूसरा, आलोक धनवा की पहली कविता कौन सी है? तो इनकी पहली कविता है जनता का आदमी, जो प्रकाशित हुई सन 1972 में। तीसरा, आलोक धनवा की अन्य कविताएं, देखिए कुछ और भी कविताएं हैं, जैसे ब्रूनो की बेटियां और भागी हुई लड़कियां, ये इनकी अन्य कविताएं हैं, प्रसिद्ध हैं जो। इसके अलावा आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह, एकमात्र, वो है दुनिया रोज बनती है, जो 1998 में प्रकाशित हुआ था। पांचवा, काफी महत्वपूर्ण है, देखिए ये जो पतंग कविता है, इसमें किस ऋतु का खास तौर पर वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है किसका? शरद ऋतु का। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, कौन सी ऋतु है पतंग में? शरद। पतंग कविता कैसी है? देखिए एक लंबी कविता है और इसमें बाल सुलभ इच्छाओं व उमंगों का वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगले कवि के बारे में पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप और डीप पढ़ना चाहते तो ये जितने भी अध्याय हैं एक बार आप बुक से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर कहीं पे कोई प्रश्न छूट गया हो तो आप वो भी पढ़ सकें और कमेंट के माध्यम से भी बता सकें। तो आइए अगले कवि के बारे में बात करते हैं। तो ये है कविताएं हैं यहाँ पर जो दी गई हैं, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। किसने लिखा है? कुंवर नारायण ने। किसने लिखा है? कुंवर नारायण। जन्म हुआ था सन 1927 में। अब आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये जो कविताएं हैं कौन से इनके कविता संग्रह से ली गई हैं। तो देखिए पहली कविता है जो पाठ्यपुस्तक में, कविता के बहाने, ये ली गई है कविता संग्रह इन दिनों से। बात सीधी थी पर, ये किससे ली गई है? कोई दूसरा नहीं, काव्य संग्रह से। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। जन्म कब हुआ था इनका? 19 सितंबर 1927 को, उत्तर प्रदेश में। दूसरा, कुंवर नारायण की प्रमुख रचनाएं। तो देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह 1956 में प्रकाशित, परिवेश हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, ये काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। और इसी से एक कविता ली गई है पाठ्यपुस्तक की, बात सीधी थी पर। इन दिनों से ली गई है कविता के बहाने। आकारों के आर पार, ये इनका क्या है? कहानी संग्रह। इसके अलावा समीक्षा ग्रंथ है इनका, आज और आज से पहले। तीसरा प्रश्न, कुंवर नारायण ने किस प्रसिद्ध प्रबंध काव्य की रचना की? तो देखिए इनका काफी बार पूछा जाता है, इनका जो प्रबंध काव्य था आत्मजयी, उसकी रचना की। चौथा, उनके काव्य में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। ये किस कवि के बारे में कहा गया? ये कहा गया है कुंवर नारायण जी के बारे में। अब आइए पाठ्यपुस्तक से ही कुछ उसमें तथ्य दिए गए हैं, वो भी आप जरूर याद कर लीजिएगा, कई बार पूछे जा सकते हैं। देखिए एक है बात निबंध। बात निबंध किसने लिखा है? प्रताप नारायण मिश्र जी ने। और बातें कविता किसकी है? ये है नागार्जुन जी की। नागार्जुन जी जिनका जो असली नाम था, मूल नाम, वो था वैद्यनाथ मिश्र जी। किसका? नागार्जुन जी का। तो देखिए नागार्जुन की कविता है बातें, प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध है बात, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और बात सीधी है पर, यह है कुंवर नारायण जी की कविता। तो देखिए कई बार इस तरह के प्रश्न कंफ्यूज करते हैं, तो इन्हें जरूर आप याद कर लीजिएगा। चौथा जो अध्याय है वो है कैमरे में बंद अपाहिज, जिसे लिखा है रघुवीर सहाय जी ने। आइए जानते हैं इनके बारे में। जीवन काल है सन 1929 से 1990 तक। पहला, कैमरे में बंद अपाहिज किस संग्रह से संकलित है या लिया गया है? तो देखिए ये जो कविता है आपकी पाठ्यपुस्तक में, ये इनके लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से ली गई है। दूसरा, रघुवीर सहाय किस सप्तक के कवि हैं? तो रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि हैं, जिसका दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? सन 1951 में। और पहले का कब हुआ था? ये आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि पहला का सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। तीसरा है रघुवीर सहाय की आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण रचना है। तो इनकी आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण रचना है रामदास। चौथा, रघुवीर सहाय पेशे से क्या थे? तो देखिए पेशा क्या था इनका? ऑक्यूपेशन, पत्रकार।
पांचवा, रघुवीर सहाय की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो देखिए इनकी है सीढ़ियों पर धूप में। और जो सीढ़ियों पर धूप में है इसमें देखिए कविता, कहानी, निबंध का अनूठा संकलन किया गया है। यानी कि सीढ़ियों पर जो धूप में ये ग्रंथ है इनका, इसमें सभी को संकलित किया गया। इसमें कविताएं भी हैं, कहानियां भी हैं, निबंध भी हैं इनके लेख। इसके अलावा है आत्महत्या के विरुद्ध, और एक है इनका हंसो हंसो जल्दी हंसो। चलिए आइए अगला देखते हैं प्रश्न। रघुवीर सहाय किन पत्रिकाओं से जुड़े? तो देखिए एक तो ये कल्पना पत्रिका से जुड़े थे जो हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। उसके अलावा दिनमान और नवभारत टाइम से भी ये जुड़े थे। अगला, किस कृति पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं। तो ये है लोग भूल गए हैं। इसके लिए इन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1984। ध्यान दीजिएगा, लोग भूल गए हैं, इसी काव्य संग्रह से ये कविता ली गई है आपकी पाठ्यपुस्तक में। पांचवा अध्याय है सहर्ष स्वीकारा है। किसने लिखा है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने। जीवन काल है इनका सन 1917 से 1964 तक। अब देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये कविता कौन से संग्रह से ली गई है। देखिए मैं संग्रह आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले एलटी की भर्ती परीक्षा में बादल राग के बारे में पूछा गया था। किसके बारे में पूछा गया था? कि बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो वो किस में थी? अनामिका में। तो इसीलिए देखिए कुछ भी महत्वपूर्ण हो सकता है, हमने हर तरह से तैयारी करके जाना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं फिर। तो देखिए जो कविता है सहर्ष स्वीकारा है, तो ये इनके किस काव्य संग्रह से है? भूरी भूरी खाक धूल से। दूसरा, मुक्तिबोध जी की का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 में। कहाँ? शेरपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। तीसरा, मुक्तिबोध जी के प्रमुख कविता संग्रह कौन कौन से हैं? देखिए चांद का मुंह टेढ़ा है कई बार पूछा जाता है, भूरी भूरी खाक धूल। इसके अलावा कथा साहित्य लिखा है इन्होंने, जैसे काठ का सपना, विपात्र भी कई बार पूछा गया है, सतह से उठता आदमी। अगला, ये तो आप याद ही कर लीजिए, कामायनी एक पुनर्विचार, ये इन्होंने लिखा है और कई बार पूछा जाता है। नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब आखिर रचना क्यों, भारत, इतिहास और संस्कृति, ये भी इनके समीक्षात्मक ग्रंथ हैं। तो ये भी आप सारी रचनाएं याद कर लीजिएगा। चौथा है, हार का बदला चुकाने वाले संकल्पकर्ता कवि किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी को। पांचवा, अद्भुत संकेतों भरी जिज्ञासाओं से अस्थिर, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये हैं मुक्तिबोध जी की पंक्तियां। अब देखिए कुछ शब्दार्थों का संग्रह है यहाँ पर है जो खासतौर पर महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर है परिवेष्टित। परिवेष्टित क्या होता है? चारों ओर से घिरा हुआ। विवर क्या होता है? बेल। तो फ्रेंड्स अगला जो अध्याय है उसका नाम है ऊषा, जिसे लिखा है शमशेर बहादुर सिंह ने। जीवन काल है सन 1911 से लेकर 1993 तक। आइए जानते हैं शमशेर बहादुर सिंह के बारे में। पहला है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था देहरादून में, जो अब उत्तराखंड में है, उत्तराखंड की जो राजधानी है। दूसरा है प्रमुख रचनाएं। देखिए प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूं नहीं मैं, इतने पास, अपने, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये भी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा इन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया। तीसरा है, खुद को हिंदी और उर्दू का दोआब कौन मानता था? तो ये अपने को हिंदी और उर्दू का दोआब मानते थे शमशेर बहादुर सिंह जी। चौथा, शमशेर सिंह जी की पहचान किस कवि के रूप में? तो देखिए ये बिंब धर्मी कवि के रूप में जाने जाते हैं। कैसे? बिंब धर्मी कवि के रूप में। पांचवा, प्रयोगवादी कविता का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है सन 1943 से, 1943। अब देखिए कुछ मिलती जुलती रचनाएं हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने ऊषा में
जो सुबह होती है, सुबह का समय होता है, उषा काल। तो देखिए इसी से संबंधित कुछ और भी कविताएं हैं, वो भी आपको याद होनी चाहिए, कई बार पूछी जाती हैं। जैसे बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, ये कविता किस कवि की है? तो ये हैं छायावाद के जो हैं प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी। अगला बावरा अहिरी, ये कविता किसकी है? बावरा अहिरी किसकी है? ये है सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की। सातवां अध्याय है बादल राग। देखिए बादल राग ये एलडी भर्ती परीक्षा 2017-18 में पूछा गया है इससे प्रश्न। तो आइए जानते हैं बादल राग के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये रचना है। तो इनका जीवन काल है 1899 से 1961 तक। आइए जानते हैं इनके बारे में। पहला, निराला जी का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल में हुआ था। दूसरा, प्रमुख रचनाएं। तो इनके कुछ कविता संग्रह हैं और सभी महत्वपूर्ण हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, नए पत्ते, अड़िमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, ये इनके काव्य संग्रह हैं। इसके अलावा गद्य की बात करें, प्रभावती, बिल्ले सुर, बकरिया, चोटी की पकड़, काले कारनामे, तो ये इनके कुछ गद्य ग्रंथ हैं। अब इसके अलावा देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो निराला रचनावली है, इनके साहित्य का जो संग्रह है निराला रचनावली नाम से, कितने खंडों में है? तो ये है 8 खंडों में। तीसरा, निराला जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? तो देखिए इन्होंने जो मुख्य पत्रिकाएं हैं समन्वय और मतवाला। चौथा, निराला जी की तत्सम सामासिक पदावली और ध्वन्यात्मक बिंबों से युक्त रचना कौन सी है? कैसी? एक तो तत्सम सामासिक पदावली और दूसरा ध्वन्यात्मक बिंब। तो इससे युक्त रचना है राम की शक्ति पूजा। ये लंबी कविता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। अगला है निराला जी की कौन सी रचना कठिन छंद साधना का प्रतिमान है? कैसी? कठिन छंद साधना का प्रतिमान है। तो ये है तुलसीदास। अगला, निराला जी की प्रमुख कविताएं। तो देखिए कुछ इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं, जैसे रानी और कानी, महंगू महंगा रहा। अगला, बादल राग कविता किस संग्रह से है? तो देखिए ये एलटी का ही प्रश्न है। तो ये किससे है? अनामिका से। और ये जो अनामिका है काव्य संग्रह, ये 6 खंडों में है और यहाँ पर पहला खंड दिया गया है, पहले खंड से ही ये कविता ली गई है। अगला, बादल राग किस विराट बिंब से शुरू होती है? तो बादल राग कविता किस विराट बिंब से शुरू होती है? समीर सागर। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं पाठ में आए हुए, जैसे अंक, अंक का अर्थ क्या होता है? हृदय। विप्लव, विप्लव का अर्थ होता है क्रांति। अगला है सस्य, सस्य का अर्थ होता है हरा। अगली कविता है जो पद है कवितावली, जो लिया गया है उत्तरकांड से, और दूसरा है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। ये लिखे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने, महान राम भक्त, जिनका जीवन काल है 1532 से लेकर 1623 तक। आइए जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में और इनकी रचनाओं के बारे में। पहला है तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं। तो देखिए काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी, जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली और रामाज्ञा प्रश्न। तो ध्यान दीजिए कई बार पूछा जाता है, और रामचरितमानस तो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी, जिसके बारे में प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। 7 कांड हैं इसमें, और उन्हीं में से जो उत्तरकांड है, तो उत्तरकांड ये रामचरितमानस का अंतिम कांड है 7वां। तो कवितावली इसी कांड से ली गई है। इसके अलावा जो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है, ये कौन से है? ये लंका कांड से लिया गया है। तो रामचरितमानस अवधी भाषा की रचना है और विनय पत्रिका ये ब्रज भाषा की रचना है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, और गीतावली भी ब्रज भाषा की रचना है। दूसरा है तुलसीदास जी किस काल व किस शाखा के कवि थे? तो देखिए तुलसीदास जी जो आपका भक्ति काल है, उसकी जो सगुण भक्ति शाखा है, उसके ये राम भक्ति शाखा के कवि थे। क्योंकि जो आपकी सगुण भक्ति शाखा है उसके 2 भाग थे, एक था
राम भक्ति शाखा और दूसरी थी कृष्ण भक्ति शाखा, तो ये राम भक्ति शाखा के थे। अगला, लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में कौन प्रतिष्ठित हैं? तो ये हैं तुलसीदास जी। चौथा, हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तुलसीदास जी को। और इन्हें हिंदी का जातीय कवि किसने कहा, ये कमेंट के माध्यम से आप बताइए। पांचवा, उपमा अलंकार के क्षेत्र में जैसे कालिदास की पहचान है वैसी ही तुलसीदास की पहचान है, तो इनकी किसके उसमें है? सांग रूपक के रूप में। किसके? सांग रूपक। देखिए इस तरह के महत्वपूर्ण होते हैं प्रश्न। और कालिदास जी की कौन से कालिदास जी किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो है उपमा अलंकार। तो काफी उपमा अलंकार का प्रयोग मिलता है कालिदास जी की रचनाओं में। वैसी तुलसीदास की जो पहचान है वो है सांग रूपक के क्षेत्र में। छठा है कुछ तथ्य जो पुस्तक में दिए गए हैं। जैसे देखिए कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में पत्नी इंदुमती के मृत्यु शोक पर क्या लिखा गया है? अज। तो वैसे ही निराला की सरोज स्मृति में पुत्री सरोज की मृत्यु शोक पर पिता ने करुण उद्गार लिखे हैं, यानी कि जो उनकी करुण व्यथा थी उसे लिखा है। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। सातवां, कुछ यहाँ पर शब्दार्थ हैं, आइए उनको देखते हैं। कसब, कसब का अर्थ क्या होता है? धंधा। चेटकी, चेटकी का अर्थ क्या होता है? बाजीगर। कपी, कपी का अर्थ होता है बंदर। विपिन, विपिन का अर्थ होता है जंगल। वित्त, वित्त का अर्थ होता है धन। देखिए वैसे वित्त होता है लेकिन यहाँ पर वित्त है, तो क्योंकि भाषा के अनुसार ये अलग अलग लिखा जाता है। करीवर, करीवर का अर्थ होता है हाथी। करीवर का अर्थ क्या होता है? हाथी। कर, कर का अर्थ होता है सूंड, जो हाथी की सूंड होती है। तो फ्रेंड्स, इस अध्याय के अंत में छंदों से संबंधित कुछ जानकारी दी गई है जो पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। आइए जानते हैं इनके बारे में। देखिए छंद कई तरह के होते हैं, यहाँ पर कुछ दिए गए हैं आपके छंद, तो इन्हें आप जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले चौपाई। चौपाई क्या होता है? सममात्रिक छंद होता है, समान मात्रा वाला छंद। इसमें कितनी? 4 पंक्तियां होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं, तभी इसे क्या कहा जाता है? सममात्रिक छंद, यानी समान मात्राएं। प्रत्येक पंक्ति में कितनी होती हैं? 16-16। और वैसे ही जब 40 चौपाइयाँ होती हैं तो 40 चौपाइयों वाली रचना को कहा जाता है चालीसा, जो काफी प्रसिद्ध है। 9वां, दोहा। दोहा क्या होता है? ये अर्ध सममात्रिक छंद है। देखिए जो सममात्रिक छंद होते हैं उसमें सभी चरणों में सभी पंक्तियों में समान मात्राएं। अर्ध सम में क्या होती हैं? आधी आधी मात्राएं समान होती हैं। तो इसमें क्या होती हैं? जो सम चरण होते हैं, वैसे 4 चरण होते हैं दोहे में, तो दूसरा और चौथा जो सम चरण होते हैं, यानी कि सम संख्याओं वाले दूसरा और चौथा, उसमें कितने होते हैं? 11-11 मात्राएं। और विषम चरण, विषम चरण मीन्स विषम संख्याओं वाले पहला और तीसरा, इसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। और अंत में हमेशा इसके क्या होता है? लघु होता है। अगला जो छंद है वो है सोरठा। तो देखिए सोरठा क्या होता है, इसे कैसे समझेंगे? तो ये सीधा क्या हो जाता है, ये सीधा इसे समझिए कि ये दोहे का विपरीत होता है, उल्टा होता है, यानी कि इसमें विषम चरणों में तुक होती है। ये क्या होता है? दोहे का ठीक उल्टा। इसके जैसे दोहे में क्या होते हैं? दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है, तो यहाँ उल्टा हो जाता है। इसमें दूसरे और चौथे में कितनी होती हैं? 13-13 मात्राएं, और पहले और तीसरे में 11-11, तो ये ठीक उल्टा होता है। अगला है छंद कवित्त। कवित्त, देव के आपने कवित्त पढ़े होंगे, काफी प्रसिद्ध हैं देव के कवित्त। तो आइए जानते हैं कवित्त क्या होते हैं। यह वाणिक छंद है। कैसा? वाणिक। इसे मन हरण भी कहते हैं, ये याद रख लीजिएगा। कवित्त छंद को मन हरण भी कहते हैं। प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण के 16वें फिर 15वें पर क्या होती है? यति, यति, जहां पर रुका जाता है। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। क्या होता है? गुरु। गुरु ऐसे साइन किया जाता है इसे। अगला जो छंद है वो है सवैया। सवैया क्या है? एक वाणिक छंद है। इसके कई भेद गणों के संयोजन के आधार पर होते हैं।
किसके? गणों के संयोजन के आधार पर होते हैं। सबसे प्रसिद्ध सवैया तो कौन सा है? मत्त गयंद, जिसे मालती सवैया भी कहते हैं। कौन सा है? मत्त गयंद, ये चीज ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक चरण में 22 से 26 मात्राएं होती। कितनी होती हैं इसमें मात्राएं? 22 से 26। तो फ्रेंड्स, तुलसीदास जी के बाद अगला जो अध्याय है फिराक गोरखपुरी जी का, रुबाइयाँ और गजल। तो आइए जानते हैं फिराक गोरखपुरी जी के बारे में। सन 1896 में जन्म हुआ और देहावसान हुआ सन 1983 में। आइए इनके बारे में जानते हैं। पहला है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था रघुवीर सहाय फिराक। कई बार केवल रघुवीर सहाय भी दिया जाता है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा है, फिराक गोरखपुरी का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था गोरखपुर में, और उसी देखिए उसी नाम से गोरखपुरी ऐसे याद कर सकते हैं आप। तीसरा है, स्वराज आंदोलन के लिए फिराक गोरखपुरी जी ने किस पद को छोड़ा? देखिए ये डिप्टी कलेक्टर थे और इन्होंने जब स्वराज आंदोलन के लिए जब इन्होंने आंदोलन में भाग लिया तो इन्होंने इस पद को त्याग दिया। चौथा, फिराक गोरखपुरी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो देखिए उर्दू की रचना है, तो उर्दू भाषा में मिला था। रचना थी गुले नगमा, जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 में मिला। अगला है, फिराक गोरखपुरी की महत्वपूर्ण कृतियाँ। तो पहली तो इनकी वही है गुले नगमा, इसके अलावा बज़्मे ज़िंदगी, उर्दू गज़ल जोई। अगला है, रुबाइयाँ सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। तो देखिए जो पाठ है आपकी यहाँ पर रुबाइयाँ दी गई हैं फिराक गोरखपुरी जी की, तो अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ कुछ इससे याद आती है सूरदास के वात्सल्य वर्णन की। सातवां है, रुबाई होती क्या है? तो देखिए रुबाई क्या होती है? उर्दू और फारसी का ही एक छंद होता है। जैसे हिंदी के छंद होते हैं, तो ये किसके होते हैं रुबाइयाँ? उर्दू और फारसी के छंद या लेखन शैली। इसमें कितनी? 4 पंक्तियाँ होती हैं। ध्यान दीजिएगा, रुबाइयों में 4 पंक्तियाँ होती है। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक होता है। क्या होता है? तुक होता है। लेकिन जो तीसरी पंक्ति होती है वो स्वच्छंद होती है और उसमें कोई तुक नहीं होता। एक महत्वपूर्ण तथ्य, जो तुक है उसे काफिया भी कहते हैं। देखिए पाठ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, अंत में कुछ पंक्तियां हैं वो आप ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण हो सकती हैं। वियोगी होगा पहला कवि, ये किसकी है पंक्ति? सुमित्रानंदन पंत जी की, प्रकृति के कुमार कवि। अगला, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, ये किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। शीस उतारे भुई धरे तब मिले हैं करतार, शीस उतारे भुई धरे तब मिली हैं करतार, ये किसकी पंक्ति है? कबीरदास जी की। आइए कुछ शब्दार्थ देखते हैं। गुंचे, गुंचे का अर्थ होता है कली। सब का अर्थ होता है रात, उर्दू के शब्द हैं यहाँ पर। बैत, बैत का अर्थ होता है शेर। रिंद, रिंद का अर्थ होता है शराबी। गर्दू, इसका अर्थ होता है आकाश या आसमान। तो फ्रेंड्स, कक्षा 11 की जो पाठ्य पुस्तक आप जिसके यहाँ पर नोट्स देख रहे हैं, आरोह भाग 2, तो ये काव्य खंड का अंतिम अध्याय है जो है कविताएं छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। ये किसने लिखे हैं? उमाशंकर जोशी जी ने, जिनका जन्म हुआ था सन 1911 में। तो इनका जीवन काल है सन 1911 से लेकर 1988 तक। आइए जानते हैं उमाशंकर जोशी जी के बारे में। पहला है, उमाशंकर जोशी जी का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था गुजरात में। दूसरा, गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले साहित्यकार कौन हैं? तो वो भी कौन है? उमाशंकर जोशी जी। तीसरा, तो देख सकते हैं आप कि गुजराती भाषा में इन्होंने काफ़ी यहाँ पर गुजराती कविता और साहित्य को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। देखिए उत्तर रामचरित जो भवभूति की रचना है, और अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास की रचना है, कालिदास का नाटक है, तो इनका गुजराती में अनुवाद किसने किया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
ये किया था उमाशंकर जोशी जी ने। आइए इनकी प्रमुख रचनाएं देखें। तो एकांकी देखते हैं पहले। विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत ऋतु, महाप्रस्थान, अभिज्ञा। उमाशंकर जोशी जी की कहानियां हैं सापना भारा शहीद। उपन्यास है श्रावणी मेड़ो विमासो। संपादन किया है इन्होंने गोष्ठी, उघाड़ी बारी, क्लांत कवि, महारा सोनेट, स्वप्न प्रयाण। तो ये संपादन किया। और ध्यान दीजिएगा सन 1947 में इन्होंने संस्कृति पत्रिका का संपादन किया। पांचवा, उमाशंकर जोशी जी किसके रूप में गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं? तो ये एक निबंधकार के रूप में गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं। ये जानते हैं पाठ से संबंधित जो कविताएं दी गई है। तो देखिए यहाँ पर जो छोटा मेरा खेत कविता है, तो खेती के रूपक में कवि कर्म को दिखाया गया है। किसे दिखाया गया है? कवि कर्म को। कवि ने क्या चौकोर खेत कवि को क्या चौकोर खेत की तरह लगता है? तो देखिए कवि का कागज का पन्ना जिस पर साहित्य रचना करता है उसे कवि चौकोर खेत के रूप में यहाँ पर उसका रूपक दिखाता है, जिसमें वह अपनी रचना रूपी खेती का वहाँ पर सृजन करता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ रूपक दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स ये था कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का काव्य खंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और एनसीईआरटी नोट्स। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई भी आपके सुझाव हों, किसी भी प्रश्न के बारे में कुछ आप कहना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और जो भी नए व्यूवर्स हैं वो चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स इसका जो गद्य खंड होगा वो इसके पार्ट 2 में आपके सामने लाया जाएगा अगली बार। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।